दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तलब किया है दिल्ली में गृह मंत्री ने। और दूसरी चिंता का एक विषय है जी, अब रजौरी के बाद पुंछ में भी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है जी। और खराब मौसम के कारण बहुत सारी परेशानी आ गई है और कश्मीर में सेना देवदूत बन के आई सामने, बिल्कुल हमेशा आती रही है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी को वहां बुलाया गया जी। एक तो है, ऐसा लग रहा है कि चुनावों की आहट है, और दूसरा यह है कि राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, उसको कैसे काउंटर करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यो है जिसको उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जितने भी हमारे एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, चाहे वो खेल वाले हैं, चाहे माइग्रेंट्स वाले हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर योजना वाले हैं, अब तो जंगलात वाले भी आए हैं, जहाँ बिल्कुल वो सामने भी आए हैं। ये एक बहुत परेशानी की बात है जिनको लेके सरकार को शायद मजबूर होगी ये सोचने पे कि उनसे भी बातचीत की जाए, इनका हल कैसे निकाला जाए। सी जी, इससे पहले कि आप इस बात को इस पर चर्चा करो, ये सचमुच बड़ा एक दुखदाई समय है। कल हमारे रिपोर्टर ने जो एक स्टोरी की है जी, सचमुच देख के बहुत दुख होता है जी कि रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं, जो औरतें हैं, बिल्कुल वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल इतनी ठंड है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, बिल्कुल रजाई हीटर से बाहर नेता नहीं निकल रहे हैं। तो ये इतने छोटे मासूम बच्चे हैं जी, भगवान ना करे अगर किसी को कुछ हो जाए तो क्या होगा इन नौकरियों का, क्या करेंगे इन नेताओं को, क्या करेंगे प्रशासन को। ये बड़ी दुखदाई बात हुई है कल। और उम्मीद लगा रहे हैं हम, अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी सहनशीलता है, अगर उनमें कुछ है ये बातें जो आपने वादा किया है, अगर वो अपने वादा को, वैसे तो मुझे लगता है इनकी हिम्मत है कि होम मिनिस्टर के सामने बात करें, वो तो होम मिनिस्टर ही है, अगर अपनी तरफ से कुछ पूछेगा तो ये बात करेंगे। बदले इनकी जरूरत तो है नहीं उनके सामने वो किसी नया प्रस्ताव ला के रखें जो बात करें। अब ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका समाधान बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल आपने कहा, ठीक कहा। वो एक गाली का शेर है, कहता है जनाब ये वक्त का तकाजा है, जुल्म उतना कीजिए कि कल को समय बदले तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जो सूरत हाल है 2014 के बाद, ये सत्ता में तब भी यही हाल थी, तब भी जम्मू के लोग चिल्लाते रहे हमारे काम नहीं हुए, मंत्री बने, एमएलए बने, उनका ध्यान केवल अपने पे केंद्रित रहा, अपने करीबियों पे केंद्रित रहा, पार्टी के कार्यकर्ता तक शिकायत करते रहे। और अब तो सरकार भी नहीं, अब तो गवर्नर रूल, अब तो हालांकि सेंटर के अधीन ही है सब कुछ, लेकिन आज जिस प्रकार से जम्मू में आपने ठीक कहा जो आंदोलन चल रहे हैं और कल का जो दृश्य हमने देखा, वास्तव में हम कहते हैं बड़ा एक दुख पहुंचाने वाला दृश्य था। एक मासूम बच्चे कड़ाके की ठंड में अपनी माओ के साथ आंदोलित थे। ये मैं समझता हूँ एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर ये एक बड़ी शर्मनाक वो तस्वीरें जो हमने कल देखी हैं। अब बात करें अमित शाह की, देखिए अमित शाह के बारे में ये कहा जाता है कि वो केवल खुफिया एजेंसियों पर निर्भर नहीं करते कि फलां राज्य में संगठन सिस्टम क्या काम कर रहा है, उनके अपना व्यक्तिगत भी नेटवर्क बहुत है। हमने पिछले दिनों ऐसे कई लोग देखे, एक आदमी तो हमसे मुलाकात हुई जो गुजरात से आए थे जिन्होंने जानकारी लेने की कोशिश करी कुछ नेताओं के बारे में। तो हम समझते हैं कि अमित शाह के पास ऐसी तमाम जानकारियां हैं कि यहाँ के जो भाजपा नेताओं की जो भी कारगुजारियां हैं, उनके पास ये भी जानकारी हैं कौन कौन नेता से हिमाचल गया था और कौन कौन वहाँ जाके फोटो सेशन करते रहे, और जो नतीजा आया वो सबके सामने है। भाजपा को वहाँ बुरी करारी हार का सामना करना पड़ा। सवाल वही है, आज जो बैठक शाम को बुलाई जा रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि उसके अंदर कोर ग्रुप के लोग गए हैं, अशोक कोल हैं, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर करविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह और जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं शमशेर सिंह मनासकर, सब वहाँ गए। तो मैं समझता हूँ इनकी जाहिर है कि अमित शाह जिस प्रकार से बड़े स्टेट फॉरवर्ड है, कोट एंड कोट बड़बोले हैं, वो इनकी क्लास तो लेंगे, लाजमी तौर पे लेंगे, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं उनको ये लग रहा है दिल्ली को कि
जिन नेताओं के भरोसे हम चुनाव में जाना चाहते हैं, और चुनाव की मांग अरसे से उठ रही है, और अगर चुनाव समय पर नहीं होते, ये इंटरनेशनल फोरा पे जो बार बार उठती है, अगर आप कहने आतंकवाद निपट गया, अगर आप कहते हैं कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का तो एक सबसे पहला सिद्धांत है चुनाव। अब चुनाव कराइए। तो मैं समझता हूँ कि इनको इनको इनकी क्लास भी होगी और इनको निर्देश भी मिलेंगे। जिस वक्त आपने शुरू में बोला कि गणतंत्र दिवस तो है ही है, भारत जोड़ो यात्रा, कि उससे कैसे पार बसानी है, लोगों को कैसे एकजुट रखना है, लोगों को कैसे संभालना है, क्योंकि ये सबको एहसास होने लगा। केवल बीजेपी की बात नहीं है, विपक्ष के अंदर जो बड़ा गुमान पाले थे, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये बड़ी गुमानियत में थे कि माइनस कांग्रेस हम एक थर्ड फ्रंट बना देंगे। अब उन सब की बोलती बंद है, सब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, चूंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा हॉट केक है जो भाजपा समय समय पर एजेंडे में लेती है। मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि जी। क्या इनमें जरूरत है कि वो इन सब जो एम्प्लॉइज हैं इनके बारे में बात करें। इनको तो बार बार उनके पास गए, बार बार उनके साथ वादे किए, आश्वासन दिए, और अब इनको इन नेताओं का नाम फटे डोल डाल दिया है। मैं समझता हूं इनसे बेहतर तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बढ़िया ढंग से वहां बात को कह पाए होंगे। उनके पास सब जानकारी है, मनोज सिन्हा सब ब्रीफिंग दे पाए होंगे। कौन फटे डोल वहां चलेंगे? मतलब ही नहीं, फटे डोल कहाँ चल पाएंगे। देखिए ना, कोट एंड कोट अगर बात की जाए, जो केवल बयान बहादुर है, बयान तो आप देखिए इनके अधिकतर नेता सवेरे शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे तस्वीरें डालकर अपनी बताएंगे जैसे कि बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनकी इतनी तेज चल रही है, लेकिन ज़मीन पे इनका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है, ये तो मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, जिस जम्मू कश्मीर को वो पूरी दुनिया में बताते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या था और हमने 370 तोड़ने के बाद वहाँ क्या क्या योजना लाए। बड़े समुदायों को हमने आरक्षण दिया, और जो जो यहाँ की डॉटर ऑफ सॉइल थी, उनका जो हक छीन जाता था, ये इसके 370 और 35 के बाद वो हमने बहाल किया। तो मैं समझता हूँ, देखिए काम तो मोदी सरकार के आने के बाद हुए हैं। इस पे कोई, ये अलग बात है कि उस पर डिबेट लोग करते हैं, विपक्ष आरोप भी लगाता है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जो प्रदेश यूनिट है उसकी जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका सकारात्मक रूप से नहीं निभा पाए। हाँ, इनका मीडिया पे जोर रहा, मीडिया में इन्होंने 5-10 लोग सेट कर रखे हैं, वो इनके बयानों को महत्व देते हैं, लेकिन वही मीडिया में जब इस तरह की आलोचनाओं के शिकार होते हैं तब इनको तकलीफ पहुंचती है। आप देखिए ना, रहबरे खेल हो, रहबरे तालीम हो, मैं कह रहा हूँ आंगनवाड़ी हो, या होम गार्ड्स हो, या जो घाटी से माइग्रेंट होकर या आंदोलित हैं, इस कड़ाके की ठंड में हम लोग कमरे में बैठे होते हैं, तब हमें ठंड लगती है, खुले मैदान में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक मानवीय, हम तो कहेंगे ये एक मानवीय संकट की बात है। इनको चाहिए इस मसले का हल कराएं। अब देखेंगे कि ये आपने ये एक बात बड़ी भी सही कही कि कुछ मीडिया इनके साथ जुड़े हुए हैं, और कौन जुड़े हुए हैं ये सब जानते हैं। लेकिन हम इस वक्त हम यही एक आशा कर सकते हैं, बिल्कुल, कि जो होम मिनिस्टर हैं वो अपने सोर्सेज से, जो अपनी उनकी एजेंसीज है, बिल्कुल, उनके जरिए अगर उन तक वो बातें पहुंची होंगी, वो जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, और इसी की हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। स्टेज अब रजौरी के बाद पुंछ में भी वहां पे अल्प समुदाय जो है उनको परेशान किया जा रहा है। जी। रात के अंधेरे में उनके घरों में पत्थर फेंके जाते हैं, ये और उसके बाद भाग जाते हैं, पता नहीं चलता कौन भाग गया। इसमें पुलिस भी सामने आई है। ये हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है ना किस्सा, हम बहुत पहले कहा था हमने कि चिनाब वैली बिल्कुल और ये पीर पंजाल में आने वाले दिनों में बहुत ही हालात खराब होने वाले, और उनकी शुरुआत यहाँ से शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए ना, ये जो जिन टेररिस्टों ने जो डांगरी में जो हमला किया, उसके बारे में जो लोग उसके बाद जो अरेस्ट हुए, उसमें एक महिला भी है जिसके घर से उन्होंने खाना खाया, जो सूत्र बता रहे हैं। केवल इतना नहीं, उनमें तो कुछ लोग ऐसे थे जो इन्फॉर्मर थे उनके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हालांकि हम पूरी कोई कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को, लेकिन एलिमेंट्स ऐसे भी हैं पीर पंजाल में भी और चिनाब वैली में भी। किश्तवाड़ में भी आज सुबह का एक सघन तलाशी अभियान चल रहा है कल से। तो मैं समझता हूँ ये एक चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, खासतौर से पुलिस के लिए। जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस की, इसलिए लोकल पुलिस के साथ जो पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, जो LIU कहलाता है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, वो निशानदेही करें
आखिर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का माहौल बनाने में माहौल तुले हुए खराब हैं, करने की कोशिश कर ताकि रहे हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी दहशत में आए और वहां से वो पलायन करे। लेकिन ये सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पूरी ताकत के साथ, उन्होंने भरोसा भी दिया था। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, वो कल जो प्रिंस शर्मा जिसकी यहाँ डेथ हुई, बिल्कुल। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार शासन चाहता उसको एयरलिफ्ट करके अगर एम्स दिल्ली ले आता तो हो सकता है उसकी जान बच सकती थी। तो मैं सुन सवाल कई हैं और ये सवालों का जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज़्यादा ये बीजेपी को देना होगा। जी, मौसम बहुत खराब है, जम्मू कश्मीर का धुंध पड़ी हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है जी, और इसके चलते हुए बहुत सी चीजें सामने है। एक तो पहली बात है कि जम्मू ही नहीं, दिल्ली तक, बिल्कुल। इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड है। दिल्ली में उन्होंने बच्चों के स्कूलों की जो है छुट्टियां बढ़ा दी, बिल्कुल। उन्हें 14 तारीख तक कर दी, छुट्टियां कर दी। जम्मू कश्मीर में भी इस बात की मांग है कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई जाए, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक प्रशासन, पता नहीं क्यों प्रशासन की एक आदत बन चुकी है कि जब तक प्रोटेस्ट ना हो, शोर ना हो, उसको किया नहीं जाता। खुद भी तो महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल। हालात को जायजा ले बिल्कुल। सकते हैं। जब, और दूसरी बात यह है, जब छुट्टी घोषित कर दी, जब इन्होंने पेशेंट छुट्टी की घोषित की थी, लेकिन उसमें भी इनको चेक करना चाहिए था। छुट्टी घोषित करने के बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थाएं जो हैं बच्चों को अंदर अपने बुलाती हैं और वन सेट वहीं से क्लासेस लेती हैं इस ठुठुरती हुई सर्दी में भी, जब उनके पास इंतजाम भी नहीं है उनके लिए कुछ गर्मी में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर भी इतनी बर्फबारी है, इतनी बिल्कुल। ठंड पड़ रही है, लेकिन हमारे सेना के जवान जैसे हमेशा देवदूत बन के सामने आते थे, वैसा ही हुआ वहां पे। कश्मीर में एक बनिहार जगह है, बिल्कुल। यहाँ पे एक गर्भवती महिला को इस बर्फबारी में और भारी बर्फ के बीच में से हमारे सेना के जवानों ने अपने कंधे पे स्ट्रेचर पे उठाकर हॉस्पिटल लेके गए। बिल्कुल। देखिए, सेना के बारे में तो हम पहले भी कह चुके हैं, हमने स्टोरियां बहुत की है। जब उस जमाने में जब एनकाउंटर होते थे, हम ह्यूमन ट्रस्ट की भी स्टोरी करते थे। सेना एकमात्र ऐसी हमारे, हालांकि और भी पैरामिलिट्री फोर्स भी है, लेकिन उनका काम लॉ एंड ऑर्डर से निपटना ज़्यादा होता है। लेकिन सेना अपार्ट फ्रॉम एलओसी पे गार्डनिंग के अलावा, टेररिज्म से लड़ने के अलावा, एक उसका मानवीय चेहरा और है, जो कि आप देखिए अपर रीचेस के जितने इलाके हैं, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, वहाँ अपर रीचेस जितनी सड़कें बनी हैं, वहाँ बिजली, वहाँ पानी, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह विफल हुआ, वो काम सेना ने किया। सेना को तो हर वक्त हमारा सलाम है। और जिस तरह आपने आज किस्से का जिक्र किया, बोनियार में एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर अपने कंधों पर उसको अस्पताल पहुंचाया, ये वास्तव में ऊपर तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन धरती पर ये सेना देवदूत दिखाई देती है। बाढ़ आए, कोई आपदा आए, सेना हरदम कश्मीरी अवाम या हमारे पूरे देश के जहाँ भी आपदा आई है, वहाँ पर हमेशा आगे बढ़कर उसने अपनी जिम्मेदारी, हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी है, लेकिन उनका एक मानवीय चेहरा भी है देवदूत का, वो सेवा से परहेज बिल्कुल नहीं करते। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।